नीट, अरे डाउट है, डाउट। हाँ बताइए, ग्रुप 21 के लिए, किस लिए? जब टाइम बता दे, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। डाउट है, जिसको डाउट है पूछिए। प्रीवियस ईयर्स में आ जाइए। पहले जो शीट दी है, आप तो क्या करते हैं, शीट सॉल्व नहीं करते, यहाँ वहां के क्वेश्चन उठा के लेते आते हैं। पहले शीट सॉल्व कीजिए, उसके बाद जितने क्वेश्चन पूछने पूछिए। थर्मल प्रॉपर्टी पूरी हो गई शीट? ठीक है। और उसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हो गए? हाँ तो वही तो बोले हैं, डीपीपी दी थी, प्रीवियस ईयर दिया था, और थर्मल प्रॉपर्टी, 3 शीट हमेशा देता हूँ। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर्स हो गए? थर्मोडायनेमिक्स अभी चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया कहाँ है? थर्मोडायनेमिक्स केटीपी तो अभी स्टार्ट किया है, तो उसके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे जब वो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुआ? सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर assuming the sun to have a spherical outer surface of the radius r, radiating like a black body at the temperature T degree Celsius. The power received by a unit surface at a distance r from the center of the sun is. ये सन है जिसका रेडियस स्मॉल r गिवन है, यहां से r डिस्टेंस पे कोई भी एक बॉडी है, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इसको अगर हम लोग एज ए पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो एक बड़ा सा स्फीयर बनेगा ना,
ये एक तरह से सोर्स है ना, यहाँ से एनर्जी निकल रही है, ठीक। एक बल्ब है, ठीक। और मैंने कहा कि किसी आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये तो पॉइंट सोर्स हो गया। तो आर डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, एक बड़ा सी स्फीयर को मान लेंगे। कल बता रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो आर डिस्टेंस पे एक बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा। ये जो बड़ा सा स्फीयर होगा, यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी अगर निकालनी है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मेरे को तो यहाँ पे एनर्जी निकालनी है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ पे कितना आ रहा है, मतलब कि पावर, तो कितना आएगा। ये पॉइंट सोर्स है, इसकी पावर इस वाले पॉइंट पे कितनी पहुंच रही होगी। एनर्जी पर यूनिट एरिया निकाले ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया। टाइम को मान लीजिए 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, एनर्जी क्यू मान लीजिए, और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, मेरे को पावर निकालना है, यही है ना, इसको मैंने ये मान लिया। मैंने मान लिया कि पी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट एरिया, ठीक। तो वहां पर कितनी एनर्जी पहुंची होगी, क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू, स्टीफेंस लॉ को याद कीजिए। स्टीफेंस लॉ ने क्या बताया था कि क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो था स्टीफेंस लॉ, है ना। ये क्या कहता है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, क्योंकि ब्लैक बॉडी है, ठीक। तो हम लोग वो जो सराउंडिंग टेम्परेचर उसको नेग्लिजिबल मानेंगे सन के सामने। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई ए, ए किसका, सन का, सन का, सन का। अरे सन रेडिएट कर रहा है ना एनर्जी, तो उसी का तो सरफेस एरिया आएगा। ये सन है, अरे एक मिनट रुकिए, ये आर है, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा होगा, पहले ये आइए, कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा, यही करेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, ठीक। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया। मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम, ये होता है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना है, यही है, E4 पाई r स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई एरिया। ये यहाँ से जो पी पॉइंट है ना, ये जो भी पॉइंट है जहां पे बॉडी पे गिर रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये कितना सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। हाँ, स्फीयर स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये कितना आ गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, E r स्क्वायर इंटू सिग्मा। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर किस में लेते हैं हमेशा, केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा, T+273 की पावर 4 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये आंसर है ऑप्शन। फर्स्ट।
स्पेसिफिक हीट की बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, है ना। तो रेट ऑफ कूलिंग आपको बताया था, रेट ऑफ कूलिंग में आइए, dt अपॉन dt करवाया था, कितना आ रहा था? ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस। यहाँ पे क्या था? टी माइनस टी नॉट की पावर 4। याद आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ कूलिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी? तो कम होगी तो ज्यादा टाइम लेगा ना, ठंडा होने में ज्यादा टाइम लेगा ना, बस। तो कौन सा ग्राफ होगा? पहला वाला। ए ज्यादा टाइम ले रहा है, देखिए। 40। ये तो डेटा है, इसको आपको याद रखिए तो ज्यादा सही है। वैल्यू पुट कर दिए बस इसमें। सेक्शन ए का फर्स्ट। at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द 60 सेंटीमीटर मार्क। इसने रेफरेंस अलग अलग ले लिए। रेफरेंस क्या ले लिया? 20 और 100। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं? जनरल फॉर्मूला याद कीजिए। जनरल फॉर्मूला क्या था? टी माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 20। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 20। यही था ना। इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर का निकालना है, तो 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। मार्क 100 और 0 दिया हुआ है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये जो टेम्परेचर का रेशियो होना चाहिए वो मार्क के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। रेशियो हमेशा सेम रहता है। 20। सर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23। तो कल ही बताया था। पहले सीरीज में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। उसके बाद आपका किस में लिखा हुआ है? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। तो पहले वाले में हीट लॉस निकालिए, दूसरे वाले में हीट लॉस निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मतलब हीट करंट 23। Assume that the solar constant is 1.5, radius of the sun is itna, distance of the earth from the sun is itna, disturbance constant itna, find the approximate temperature of the sun। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके पास है, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, अभी यूज कर रहे थे ना। क्या होता है? स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4, स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4, क्योंकि ई की वैल्यू क्या रहेगी? 1। ठीक है, पुट कर दीजिए। आर क्या है? कैपिटल आर क्या है? हाँ। और स्मॉल आर क्या है?
इधर लिख देता हूँ, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ सन और स्मॉल आर है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। बस इसको याद रखें, ये क्या है, सोलर कांस्टेंट। हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 24 भी बता दीजिए। If a graph is plotted by taking in spectral emissive power along the y-axis, wavelength along the x-axis, the area below the graph एरिया क्या देगा, टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, पता है टोटल इमिसिव पावर। याद कीजिए, मैंने बोला था स्पेक्ट्रल ई लैम्डा अपॉन लैम्डा, इसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसे ही आता है, यहाँ पे लैम्डा में बताया था। तो इसका एरिया अंडर द कर्व मेरे को क्या देता है, टोटल इमिसिव पावर। याद आ रहा है? तो मतलब कि जी कौन सा सर। ऑप्शन होगी, सेकंड ऑप्शन। टोटल इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी होती है। और सर क्वेश्चन 33। एक में पहले 7th क्वेश्चन सेक्शन सी। Liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at constant pressure of 1 atmospheric pressure. The rate of heating is constant. ठीक है. Which of the following graph represent the variation of temperature with the time? बिल्कुल ऐसे ही है. पहले ऑक्सीजन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद वो अपना फेज चेंज करेगा. ठीक है, कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कोई सा भी लिक्विड ऑक्सीजन दिया हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन है तो वो क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर 50 केल्विन दिया हुआ है, ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड से इसका टेम्परेचर राइज होगा, ये किसी किसी स्टेज पे पहुंच गया मैक्सिमम टेम्परेचर तक, उसके बाद ये क्या होगा, लिक्विड प्लस स्टीम, उसके बाद फिर से टेम्परेचर राइज करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम रहेगा, बस टेम्परेचर और टाइम के बीच में। सेम वैसे ही होता है जैसे वाटर वाला केस होता है। वाटर मान लीजिए, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो मान लीजिए वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड से पहले उसका कहाँ पे पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, उसके बाद उसका फेज चेंज होगा, उसके बाद टेम्परेचर दूंगा तो स्टीम का टेम्परेचर राइज होता रहेगा, वही। यस सर, क्लियर हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 33 सेक्शन बी। कौन से सेक्शन सेक्शन बी। 33। Power received at a distance d from a small metallic sphere of radius r at absolute temperature T is P. If the temperature is double, then the distance reduced to half of the initial value. Then the power received at the end. वही सेम। अभी आपने जो सोलर कांस्टेंट का लिखा था, r अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर सिग्मा t की पावर 4, है ना? तो मेरे से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस चीज को मैं चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस ये और टेम्परेचर ये, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T डिवाइडेड बाई R, यही है ना? यस सर। तो बस P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई R की पावर 4 इनटू R2 की पावर 4, सॉरी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई T2 की पावर 4। अब कर सकते हैं, T1 T2 R1 R2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर R1 इज इक्वल टू, पावर की इक्वल टू क्यों रखा? अरे वो एक ही चीज है, सोलर कांस्टेंट पावर ही तो है, पर सेकंड पे इंटेंसिटी, पर सेकंड के में मान ठीक है ठीक है ठीक। पावर ही रहता है। हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। यस सर, अब हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू R है और T1 इज इक्वल टू T है,
उसके बाद R2 इज इक्वल टू R/2 है और T2 इज इक्वल टू 2T है। बस ये वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। So question number 9, section C. क्वेश्चन नंबर 9 to section C. A slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 meter is exposed to the lower surface to steam at 100 degree Celsius. ये कोई स्लैब है, इसकी थिकनेस दी हुई है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 0.36 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसकी थिकनेस आपको दी हुई है जो भी हो 0.1 मीटर। इसके नीचे क्या है, स्टीम है और ये कितने टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। A block of ice at 0 degree Celsius rests on the upper surface of the slab. यहाँ पे आइस रखा हुआ है। In 1 hour, 4.8 kg of ice is melted. 1 घंटे में दिया हुआ है in 1 hour 4.8 kg ice melted. The thermal conductivity of the slab. देखिए कैसे करेंगे, यहां से पकड़ेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 kg आइस आपका मेल्ट हो गया, मतलब कि हम लोग क्या कहेंगे 4.8 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो गया होगा 4 kg वाटर, कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें हीट पता चलेगा कि कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए, एम एस डेल्टा टी, सॉरी Latent एम heat. इंटू एल, टेम्परेचर कौन सा फेज चेंज हो रहा है, तो Yes, मास sir. पता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पता है, वैल्यू पुट के क्यू आ जाएगा कि Yes, कितनी sir. हीट मिली 1 घंटे में। ठीक है, ये सब काम कितने देर में हो रहा है, 1 आवर में हो रहा है, 1 घंटे में इतनी हीट मिल रही है इसको। ठीक है, और जो अब 1 घंटे में इतनी हीट मिल रही है, तो लेकिन मेरे को जो हीट करंट पता है, यहां से तो हीट करंट ही जा रही है ना ऊपर, जो इस आइस को मेल्ट करेगा, तो हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल, डेल्टा टी। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें के ए, एरिया आपको दिया हुआ है, इस पूरे पे स्लैब पे रखा हुआ है, अगर हमें नहीं पता तो एरिया आपको पता है, लेंथ आपको पता है, कितना लेंथ है 0.1, डेल्टा टी कितना है 100। लेकिन आईएच का मतलब क्या होता है, हीट पर यूनिट टाइम, ये होता है ना, हीट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो आपने हीट निकाला है कितने टाइम के लिए निकाला है, 1 घंटे के लिए। 1 hour के तो लिए. 1 सेकंड में कितना जा रहा होगा, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, Yes. Q डिवाइडेड 60 इंटू 60, इतना हीट जा रहा होगा ना जूल पर सेकंड। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ से क्या नोन है, के की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, Yes, sir. महान है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब पूछा है। स्टीम में मतलब कि एनर्जी दे रहा है, यहाँ से यहाँ हीट करंट जाएगी तभी तो इसको मेल्ट करेगा, तो बस, तो ये तो हीट करंट देने का काम कर रहा है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये क्वेश्चन ये है, ये 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, एक रॉड लगा दिया। ठीक है, रॉड का लेंथ और एरिया और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के, तो पर सेकंड कितना जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, वही तो है क्वेश्चन, और क्या है।
Sir, question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 इसी का सेक्शन बी का Section C. सेक्शन सी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 तो ये तो सेक्शन सी था। Yes, sir. Section C का ही question number 19. 19 which of the following circular rods radius r and length l each made of the same material whose ends are maintained at the same temperature will conduct more heat? सिंपल, अगर मैं हीट करंट को देखूं तो हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। तो हीट करंट जब सबसे ज्यादा किस में फ्लो होगा, अगर मैं इन सबको कांस्टेंट मानता हूं, के कांस्टेंट डेल्टा टी कांस्टेंट, ठीक है, तो हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पर यूनिट लेंथ। जिसका एरिया ज्यादा हो और लेंथ कम हो, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। एरिया ज्यादा होगा इसका मतलब रेडियस ज्यादा होना चाहिए, सर्कुलर बॉडी है ना, मतलब कि जिसका रेडियस ज्यादा हो लेंथ कम हो, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कुलर बॉडी का एरिया। हो जाएगा अब? Yes, sir. हो जाएगा. तो इसमें आ रहा है ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2। Sir, question number 16 इसी section का. क्वेश्चन नंबर 16 Yes, sir. रिवर्स ऑर्डर में क्यों चलते हैं, एक ही और सिंपल ऑर्डर में चलिए ना। Assuming the sun to have a spherical outer surface, ये तो बता दिया, अभी थोड़े पहले तो बताया है। ये था। Sir, मैंने लेट ज्वाइन की थी क्लास. तो ये है, तो हमें सिंपल, अगर हम लोग स्टीफेंस लॉ के हिसाब से पावर देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सोलर कांस्टेंट डिफाइन करना है तो मैंने कभी बताया था कि ये सन कैसा ट्रीट होगा, पॉइंट सोर्स की तरह, और यहाँ पे कोई प्लानिट है आर डिस्टेंस पे, तो अगर यहाँ पे प्लानिट है तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल सरफेस बनता है वो क्या बनेगा, एक बड़ा सा स्फीयर बनेगा। तो जितनी Yes, sir. एनर्जी ये निकाल रहा होगा उतनी एनर्जी पूरे बड़े स्फीयर पे पहुंचेगी, ठीक है, एनर्जी तो उतनी कुतनी पहुंच रही है, लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी पहुंच रही है, इसका रेडियस कितना कैपिटल आर, इसके बड़े वाले सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने निकाल लिया एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी ये रहा पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर टाइम को 1 सेकंड मान लीजिए, ठीक है, तो वही तो पावर होगी, वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ गया। टी डिग्री सेल्सियस में दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया बस। Sir, question 18. क्वेश्चन 80 तो आसान है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो T1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू T2 लैम्डा 2, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया था। Yes, sir. बस ये फॉर्मूला पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, हो जाएगा अब? Yes, sir. और
और कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 37। फोर्थ है, ये तो पूछ रही हैं आप। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, टी की पावर -1। आगे समझ में आया? यस सर, हो गया। और देखिए, हो गए? यस सर, हो गए। दूसरी वाली जो पीडीएफ दी थी उसमें सर वो अभी हुए नहीं है टॉपिक। ठीक है, ठीक है, तो उसको कर लीजिए, जब हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट उसके बाद पूछ लीजिएगा। यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली सेकंड वीक तक, नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, तो उसके क्वेश्चन अभी से करने स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए हैं? नहीं ना? क्यों? फिजिक्स तो बिना क्वेश्चन को होगा ही नहीं। क्यों नहीं किया बेटा? अब सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अब इसको आप सॉल्व करेंगे तब तक मैं दूसरे चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा, तो अभी भी टाइम है, थर्मोडायनेमिक्स भी चल रहा है, नेक्स्ट वीक तक चलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए हर हर दिन 15-15 क्वेश्चन कीजिए, तो नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे सब, तब आपके पास डाउट इकट्ठे कर लीजिए पूछने के लिए। ठीक है, और कोई डाउट है किसी के पास? फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। नो सर, बस ये वाले थे। ठीक है, चलिए फिर एंड कर रहा हूँ।